हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्रिय गुरुराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइट गुरु। तो आज का हम वीडियो लेकर आए हैं, परमाणु बम किसने बनाया था सबसे पहले। परमाणु बम को दुनिया का सबसे खतरनाक बम माना जाता है और इसका आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इन्होंने ही पहला परमाणु बम 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के अंदर बनाया था। लॉस अलामोस से 200 मील दूर अलेमो गोर्डो, जो कि एक रेगिस्तान है, में किया गया था। और इसकी खबर जब दूसरे देशों को लगी तो सभी देश खुद को ताकतवर बनाने के लिए परमाणु बम पर कार्य करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज दुनिया के अंदर हजारों परमाणु हथियार बन चुके हैं और भी निरंतर बनते ही जा रहे हैं। सन 1930 से 1940 के बीच इस लेख में हम जानेंगे परमाणु बम का आविष्कार किसने और कब किया था, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था और परमाणु बम का इतिहास। परमाणु हथियारों के अंदर नाभिकीय सम्मिलन या विखंडन के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 1930 के दशक के दौरान किए गए वैज्ञानिक सफलताओं पर निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और मुक्त फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोग किया, जिसे मैनहट्टन परियोजना कहा जाता था। इसी तरह के परमाणु बमों का इस्तेमाल अगस्त 1945 के अंदर अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने 1950 के दशक से अनेक प्रकार के परमाणु हथियारों का निर्माण किया और अब वे परमाणु शक्ति से संपन्न देश के अंदर खुद को खड़ा कर चुके हैं। -235 आते हैं। जब यूरेनियम -235 का केंद्रक एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो यह परमाणु विखंडन से गुजरता है, ऊर्जा जारी करता है। यूरेनियम -238 न्यूट्रॉन के अवशोषण के बाद भी ऊर्जा जारी नहीं करता है। सितंबर 1939 में युद्ध शुरू होने के बाद परमाणु विखंडन को हथियार के रूप में प्रयोग होने के बारे में वैज्ञानिकों को अच्छी तरह से पता था, लेकिन उस वक्त तक यह सुनिश्चित नहीं था कि यह कैसे होगा। और ट्यूब अलॉय प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में ब्रिटेन और कनाडा में पहली बार संगठित अनुसंधान शुरू हुआ। दुनिया की पहली परमाणु परियोजना मॉर्ट समिति थी। यूरेनियम -235 की गणना के बाद रुडोल्फ पील्स ने यह कहा गया कि इस प्रकार के सुपर बम के विस्फोट से ऊर्जा मुक्त होती है और एक पल के बहुत अधिक तापमान बढ़ जाएगा और यह जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। यह विस्फोट एक बड़े शहर को कवर करेगा। दुनिया में सबसे अधिक गुणवत्ता वाले यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करने वाले कांगो में शिन्कोलोबवे माइन के एक निदेशक एडगर सेंगिया को बम में यूरेनियम के संभावित उपयोग के बारे में पता चल गया था और उनको यह डर था कि जर्मनी इसको जब्त कर सकता है। इस वजह से छुपा दिया गया था। सहज खंडन हुआ था। उसके बाद फैटमैन को अधिक प्राथमिकता दी गई, लेकिन जापान ने भी इसी तरह के हथियारों को विकसित करने के लिए समिति बनाई थी, लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर निवेश नहीं किया था और इस वजह से जापान परमाणु हथियारों को विकसित करने में असफल रहा था। समय 20 फीट तक ऊंचा गया और इसके अंदर 11,000 किलोग्राम अतिरिक्त वजन जोड़ा गया था। यह 140,000 पौंड के आसपास वजन का था। इस विस्फोट के अंदर 10.4 मेगाटन ऊर्जा निकली। सोवियत संघ ने 12 अगस्त 1953 को भौतिक विज्ञानी आंद्रेई सखारोव द्वारा डिजाइन एक हथियार विकसित किया गया था, जिसका नाम जोचार था। इसके बाद अमेरिका सेना और लोगों के बीच चिंता पैदा हो गई, क्योंकि अमेरिका के पास इसका मुकाबला करने वाला कोई भी हथियार नहीं था। 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने अपने पहले व्यावहारिक थर्मोन्यूक्लियर हथियार का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से 15 मेगाटन की पैदावार हुई, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे पहली बार रेडियोलॉजिकल आपदा बन गई। 7,000 वर्ग मील के अंदर एक बादल सा बन गया और इसकी वजह से कैंसर और जन्म दोष जैसी समस्याएं आने लगी। जापानी ट्यूना फिशिंग नाव लकी ड्रैगन 5 का चालक दल इसी परीक्षण क्षेत्र के पास मछली पकड़ने का कार्य कर रहा था। विकिरण की समस्या और त्वचा के जलने से वापस मार्च और दिसंबर के बीच पकड़े गए 75 टन के टूना को मानव उपभोग के लिए अयोग्य पाया गया और चालक दल की मौत हो गई। उसके बाद अमेरिका ने परीक्षण की बात को सार्वजनिक की गई तो जापान की चिंता भी इस बारे में बढ़ गई। 1950 के दशक के दौरान और 1960 के दशक के प्रारंभ में अमेरिका और यूएसएसआर के अंदर परमाणु शक्ति को हासिल करने की होड़ लग गई थी। उसके बाद सन 1985 के अंदर चंद्रमा पर परमाणु बम गिराने के अमेरिका के प्रस्ताव यह दिखा रहा था कि अमेरिका काफी ताकतवर हो चुका है। पहला परमाणु बम 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। यह बम काफी बड़े थे और इनको गिराने के लिए विशेष तरह से सेना के जवानों को प्रशिक्षण दिया गया था। इतना ही नहीं, इनको सिर्फ सबसे बड़े बमवर्षक विमानों से गिराया जा सकता था। उस समय भी 29 सुपरफोर्ट्रेस विमान हुआ करते थे और एक विमान बस एक ही बम को ले जा सकता था।
1950 के दशक में अमेरिका ने परमाणु सुधार कार्यक्रम आयोजित भी किए थे। सन 1951 में नेवादा रेगिस्तान अमेरिका परमाणु परीक्षण का प्रमुख स्थान बन चुका था। शुरुआत में यह परमाणु परीक्षण सुरक्षा के संदर्भ में पानी के भीतर और वायुमंडल के अंदर किए गए थे, लेकिन इसकी वजह से सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए थे। 1958 में यूएसएसआर और यूनाइटेड किंगडम ने परमाणु अप्रसार की संधि की थी, लेकिन बाद में 1961 तक सोवियत संघ ने खुद ही इसको तोड़ दिया था। राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में सोवियत संघ ने अक्टूबर 1961 में सबसे बड़े परमाणु हथियार का परीक्षण किया, जो कि विशाल बॉम्बर था, जिसे कम राज्य में लगभग 50 मेगाटन की उपज के साथ परीक्षण किया गया था। हालांकि यह हथियार के रूप में प्रयोग होने के लिए अव्यावहारिक था। 1963 में सभी परमाणु और कई गैर परमाणु राज्यों ने सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए, जो वायुमंडल, पानी के भीतर या बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के परीक्षण से बचने का वचन देते हैं। MGR एक ईमानदार जॉन 1953 में अमेरिका द्वारा पहली बार तैनात किए गए। यह सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल थे। इनकी दूरी 15 मील हुआ करती थी। यह पहला विखंडन हथियार था जिसका प्रयोग विशेष सैन्य स्थितियों के अंदर किया जा सकता था। इसका प्रयोग सामरिक हथियारों के रूप में प्रयोग कर सकते थे। सामरिक हथियार दुश्मनों के अंदर तक घुसकर मारने की क्षमता रखते थे। अमेरिका में इस आवश्यकता का नेतृत्व 1946 में जनरल कर्टिस लेमी ने किया था। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोट और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 की ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण के बाद और लिटिल बॉय डिवाइस 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा के ऊपर डाला गया था और इसके अंदर लगभग 50,000 इमारतों को नष्ट कर दिया और लगभग 75,000 लोगों को मार डाला। इसके बाद दुनिया के अंदर परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ लग गई। ऑपरेशन चौराहा 1946 की गर्मियों में प्रशांत महासागर में बिकनी अटॉल के अंदर अमेरिका ने कई परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। बिकिनी के मूल निवासियों को यहां से निकाल दिया गया था और उनको एक छोटे से द्वीपों पर रखा गया जहां उनके लिए काफी मुश्किलें हो रही थी। जापान में 1954 के अंदर शांति आंदोलनों का उदय हुआ और यह जापानी काउंसिल अगेंस्ट एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बम के अंदर बदल गया। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर 35 मिलियन लोगों ने हस्ताक्षर किए। यूनाइटेड किंगडम के अंदर सन 1958 के अंदर ही कई हजार लोगों ने मार्च किया था। 1960 तक दशक के अंत में एल्डरमस्टोन मार्च जारी रहा, जब 4 दिवसीय मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। 1961 के अंदर परमाणु हथियारों के खिलाफ अमेरिका के 60 शहरों से 50,000 अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। यह 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महिला शांति विरोध था। 1958 में लिनस पॉलिंग और उनकी पत्नी ने परमाणु हथियार परीक्षण को समाप्त करने के लिए 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका के साथ संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत किया। काफी प्रयासों के बाद परमाणु परीक्षण पर रोक लग सकी। परमाणु बम मुख्य रूप से वह होता है जो विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। विखंडन बम हो या संयोजन, यह दोनों ही बड़ी संख्या में ऊर्जा जारी करते हैं। बम परीक्षण ने लगभग 10 मिलियन टन TNT 42 पीजे के बराबर ऊर्जा जारी होती है। 2400 पाउंड 1100 किलोग्राम से कम वजन वाले थर्मोन्यूक्लियर हथियार 1.2 मिलियन टन से अधिक TNT 5.0 पीजे के बराबर ऊर्जा जारी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि 2 प्रकार के परमाणु हथियार होते हैं। कुछ हथियार ऊर्जा को परमाणु विखंडन से प्राप्त करते हैं तो कुछ संलयन क्रिया से विखंडन का प्रयोग करते हैं। विखंडन हथियार। सभी मौजूदा परमाणु हथियार परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं से अपनी कुछ विस्फोटक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे हथियार जिनके विस्फोटक उत्पादन विशेष रूप से विखंडन प्रतिक्रियाओं से होते हैं, उन्हें आमतौर पर परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आपको बता दें कि इन हथियारों की ऊर्जा भी नाभिक से ही आती है, जिस तरह से समलन हथियारों के साथ होता है। हर परमाणु हथियार को डिजाइन करने में समस्या यह होती है कि हथियार को नष्ट होने से पहले उचित मात्रा में ईंधन की खपत होनी चाहिए। विखंडन बमों द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा केवल 1 टन के नीचे से लेकर 500,000 टन 500 किलोटन तक TNT 4.2 से 2.116 गीगाजूल तक हो सकती है। रेडियोधर्मिता का एक अन्य स्रोत हथियार द्वारा उत्पादित मुक्त न्यूट्रॉन का फटना है। जब वे अन्य नाभिकों से टकराते हैं तो न्यूट्रॉन उन नाभिकों को अन्य समस्थानिकों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे उनकी स्थिरता बदल जाती है और वे रेडियोधर्मी हो जाते हैं। परमाणु बम के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली फिसाइल सामग्री यूरेनियम-235 और प्लूटोनियम-239 रही है। कम इस्तेमाल की जाने वाले सामग्री यूरेनियम-233 है।
नेप्टूनियम -237 होती है सकते हैं। परमाणु बम रणनीतिक बमवर्षक और सामरिक लड़ाकू बमवर्षक दोनों द्वारा वितरित किए जा सकते हैं। यह विधि परमाणु हथियार वितरण का प्राथमिक साधन है। उदाहरण के लिए अमेरिका के अधिकांश न्यूक्लियर वॉरहेड B-61 यानी फ्री फॉल ग्रेविटी बम है। इसके अलावा परमाणु बम को वितरण करने के लिए मिसाइल का उपयोग भी किया जाता है। मिसाइल के ऊपर बम को फिट किया जा सकता है। कम दूरी की मिसाइल आसानी से लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। आजकल लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें आ चुकी हैं जो लक्ष्य को आसानी से टारगेट करती हैं। टकरा गया। KC-135 पूरी तरह से नष्ट हो गया जब इसके ईंधन लोड प्रज्वलित हो गया, जिससे चालक दल के सभी 4 सदस्यों की मौत हो गई। 21 जनवरी 1968 थ्यूल एयरबेस B-52 दुर्घटना में संयुक्त राज्य वायुसेना USAF B-52 बमवर्षक शामिल था। विमान 4 हाइड्रोजन बम ले जा रहा था जब एक केबिन में आग लगने से चालक दल को विमान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। चालक दल के 6 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिनके पास इजेक्शन सीट नहीं थी, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हुए मारा गया। बमबारी ग्रीनलैंड में समुद्री बर्फ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे परमाणु पेलोड टूट गया और फैल गया, जिससे व्यापक रेडियोधर्मी संदूषण हुआ। परमाणु रणनीति परमाणु युद्ध को रोकने और परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए काम करती है। परमाणु प्रतिशोध की धमकी देकर किसी दूसरे देश से एक परमाणु हथियार के एक हमले को रोकने के लिए कोशिश करके नीति की रणनीति के रूप में जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के हथियार अलग अलग प्रकार की परमाणु रणनीतियों की संज्ञा देते हैं। इन रणनीतियों का लक्ष्य संभावित संघर्ष के दौरान हथियार की डिलीवरी के खिलाफ रक्षा करना मुश्किल होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हथियार के स्थानों को छिपा कर रखा जाए, जैसे कि उन्हें पनडुब्बियों या लैंड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर तैनात करना, जिनके स्थानों को ट्रैक करना मुश्किल हो। परमाणु रणनीतियों के अन्य घटकों में मिसाइल डिफेंस का उपयोग करके मिसाइलों को नष्ट करने से पहले उन्हें जमीन पर उतारना या नागरिक सुरक्षा को लागू करना शामिल था। एक हमले से पहले नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में निकालने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग करना आदि आते हैं। विस्फोट के बाद ही काली बारिश होने लगी थी जिसके अंदर रेडियोएक्टिव तत्व थे। नदी पूरी शवों से भर चुकी थी और कई लोगों के पैर लकड़ी तरह कठोर हो चुके थे। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर रहने वाले 50% लोग तुरंत ही मारे जा चुके थे। हिरोशिमा के अंदर 1,40,000 लोग मारे गए और नागासाकी के अंदर 70 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। वैसे आपको बता दें कि सन 2018 के अंदर छपी हुई एक न्यूज के अनुसार पूरी दुनिया में कुल 14,500 हथियार हैं और सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने भी परमाणु परीक्षण करके सबको चौंका दिया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।